बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 9। वेव चैप्टर का नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नेशनल फाउंडेशन। तो पहला जो एमसीक्यू हमारे पास है, ऑन डबलिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एनर्जी इज इंक्रीज डैश टाइम। पूछा गया कि एम्पलीट्यूड को अगर डबल करें तो वेव की जो एनर्जी है वो कितने टाइम में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो है फार्मूला होता है, ये रिलेशन होता है यहाँ पे वेव एनर्जी जो है हम इंटेंसिटी के लिए ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि एनर्जी और इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको एक ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला जब बुक के अंदर गिवन है, आप अडल्ट बुक अगर आप उसको पढ़ें तो उसके पहले दूसरे टॉपिक के अंदर ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये रिलेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल करते हैं तो इंटेंसिटी जो है 4 टाइम्स हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्केयर है। ठीक है, रिलेशन में देखें इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर। तो अगर यहाँ पे हमें 2 लगा दूं एम्पलीट्यूड के साथ तो 2 का भी स्केयर हो जाएगा, तो 2 का स्केयर मतलब 4 टाइम्स। तो यहाँ पे इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड एमसीक्यू, 2 waves each with amplitude of 0.5 meter are superimposed with constructive interference such that they are in phase. What is the resultant amplitude? तो देखिए कहा गया है कि 2 waves है और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो 0.5 मीटर है। एम्पलीट्यूड आपको पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो 0.5 मीटर है। ठीक है, और जो है वो सुपर इम्पोज हो रही है विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और वो इन फेज के अंदर है। ठीक है, दे आर इन फेज। अब इन फेज का क्या मतलब होता है? इन फेज का मतलब होता है इन, देखिए जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी ना तो हमेशा जो वेव्स होंगी वो इन फेज होंगी। इन फेज का मतलब होता है उन 2 वेव्स के जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है। ठीक है, अगर आउट फेज होगा तो वो जो पाथ डिफरेंस होता है वो 180 होता है और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पे याद रखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा इन फेज होगा। What is the resultant amplitude? Resultant amplitude यानी जो थर्ड वेव बनेगी, जो थर्ड रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड बताना है। तो देखिए ये हम लोग जो है एक पूरे टॉपिक पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड होता है दोनों वेव्स का वो ऐड हो जाता है। ठीक है, यानी जो थर्ड वेव आती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो दोनों का सम होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है 0.5, तो दोनों को प्लस कर लेंगे 0.5 प्लस 0.5 1 मीटर। तो जो थर्ड वेव आएगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा डी, जो क्या है 1 मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट हैपेंस व्हेन 2 साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफरिंग बाय मोर देन 10 हर्ट्ज रीच आवर ईयर साइमल्टेनियसली। देखिए कहा गया है कि 2 साउंड वेव्स हैं और उनके बीच में जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का वो 10 हर्ट्ज है। यानी अगर एक की 50 है तो दूसरी की 40 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो 2 साउंड वेव्स हैं ये हमारे ईयर के अंदर साइमल्टेनियसली पहुंचती है। साइमल्टेनियसली का मतलब है इकट्ठे। तो देखिए अगर इकट्ठे पहुंच रही है तो ऑब्वियसली इसका मतलब इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, और जब उनका डिफरेंस 10 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज का डिफरेंस स्लाइड डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर इंटरफेरेंस भी हो रही है और साथ में स्लाइड डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है तो तब कौन सा फिनोमेना होता है? तब बीट्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमने पढ़ रखा है। तो देखिए यहाँ पे बीट्स प्रोड्यूस होंगी, लेकिन मसला क्या है कि ये जो 10 हर्ट्ज का डिफरेंस है, जो बीट्स प्रोड्यूस हो रही है ये जो है 10 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है। ठीक है, तो अब जो है ये ह्यूमन की लिमिट होती है कि 10 हर्ट्ज तक की जो बीट उसको जो है वो डिस्टिंग्विश कर देता है, उसको जो है क्या कहते हैं आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, अगर 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगी तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन लिमिट है। ठीक है, ह्यूमन का जो ईयर है उसका स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीट्स होंगी प्रोड्यूस जरूर होंगी, लेकिन वो हम लोग उसको हियर नहीं कर सकते, हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बीट्स आर प्रोड्यूस्ड बट कैन नॉट बी हर्ड। फोर्थ एमसीक्यू, अ कार हैज 2 horns. One is emitting a frequency of 199 Hz and the other is emitting a frequency of 203 Hz. What beat frequency do they produce? तो ये तो आसान सा सवाल है। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 2 आपके पास वेव्स हैं। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा वो आपका बीट फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं बीट फ्रीक्वेंसी 203 माइनस 199 इक्वल टू 4 हर्ट्ज। अच्छा, ये आपने ना बाहर ब्रैकेट से आपको नजर आ रहा है, ये एब्सोल्यूट के लिए होता है। ठीक है, अगर ये जो ब्रैकेट्स होती है एब्सोल्यूट के लिए होता है, तो यहाँ पे बस ये बताया गया कि जो उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना कि नेगेटिव हो जाए फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए जो है ये जो इनका जो डिफरेंस होगा बीट फ्रीक्वेंसी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 हर्ट्ज है, तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है 4 हर्ट्ज। फिफ्थ एमसीक्यू, which of the following frequencies are higher harmonics of a string with fundamental frequency of 150 Hz? तो अच्छा यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए 2 चीजें हैं, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और एक हार्मोनिक है। देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो बेस आपके पास वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हायर हार्मोनिक्स क्या होते हैं? ठीक है, ये आप लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये जो क्लोज्ड एंड पाइप और ओपन एंड पाइप और उसके अंदर जो सारी इंटरफेरेंस वगैरह होती है कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो पता होगा हार्मोनिक क्या चीज है। बेसिकली समझने के लिए, ये एमसीक्यू समझने के लिए अगर मैं बताऊं तो अगर आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें
जो कि नेचुरल नंबर हो 1 2 3 उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हार्मोनिक आ जाता है, ठीक है। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो फर्स्ट हार्मोनिक है, और अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को तो वो सेकंड हार्मोनिक है, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज आर हायर हार्मोनिक, तो हमने बताना है कि ये जो जितनी भी आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है इसमें से जो है हायर हार्मोनिक्स कौन सी हो सकती है 150 हर्ट्ज की। तो देखें ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि 150 को 2 या 3 या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हायर हार्मोनिक्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये तलाश करना है कि 150 के मल्टीपल कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर पहला एमसीक्यू देख लें तो 200 हर्ट्ज, ये जो 200 हर्ट्ज है ये आपके पास 150 हर्ट्ज का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकती। ऑप्शन सी अगर देखें तो 250 हर्ट्ज और 450 हर्ट्ज दोनों जो है 150 हर्ट्ज के मल्टीपल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। 150 हर्ट्ज के मल्टीपल क्या होंगे, 300 हर्ट्ज, 450 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज, सॉरी 450 हर्ट्ज मल्टीपल है, 250 हर्ट्ज मल्टीपल नहीं है। इसी तरह डी के अंदर 250 हर्ट्ज मल्टीपल नहीं है, लेकिन जो आपके पास ऑप्शन बी है इसके अंदर आप देखें तो 300 हर्ट्ज और 600 हर्ट्ज। अगर 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 300 हर्ट्ज हो जाता है, और 150 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 600 हर्ट्ज हो जाता है। 6 MCQs, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ थर्ड हार्मोनिक, n is equal to 3। थर्ड हार्मोनिक इसलिए हमने n is equal to 3 है, ऑफ अ स्टैंडिंग वेव एस्टैब्लिश्ड ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 मीटर। स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ 3 मीटर है, जो टोटल स्ट्रिंग है जिसके ऊपर वेव्स क्रिएट हो रही है उसकी लेंथ की बात करें वो 3 मीटर, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है, दोनों एंड से फिक्स हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर तो बेसिक फार्मूला लगेगा, ठीक है, ये फार्मूला जो है बुक में गिवन है, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता है स्टैंडिंग वेव्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा लैम्डा n इज इक्वल टू 2l बाय n, n जो है नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि थर्ड हार्मोनिक इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए लैम्डा 3 लेंगे और n की जगह 3 पुट करेंगे और l की जगह भी 3 पुट करेंगे, क्योंकि लेंथ जो है 3 मीटर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर जो कि लैम्डा है, जो कि वेवलेंथ है, ठीक है। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 2 मीटर। 7th MCQ, a node is a point located along the medium where there is always a double crust, constructive interference, destructive interference या double rarefaction। तो देखें ये जो नोड होता है ना, ये आपने बात याद रखनी है, नोड के अंदर हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि नोड के अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होती है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और एंटी नोड जो है वो इसका उल्टा है, ठीक है। एंटी नोड के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाती है। तो ये दो चीजें याद रखनी है, एंटी नोड और नोड, ठीक है। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 8th MCQ, which phenomena is produced when two or more waves passing simultaneously through the same medium meet up with one another। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है इंटरफेरेंस की, तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9th MCQ, a standing wave is formed by waves of frequency 256 Hz. 256 Hz. The speed of the waves is 128 meter per second. The distance between the node must be। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपका स्पीड गिवन है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम लोग 7 से पढ़ते आ रहे हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पे वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करके हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा जो कि वेवलेंथ है। लैम्डा हमारे पास आ गई 128/256 जो कि 0.5 मीटर। अब देखें यहाँ पे एक चीज आपने समझनी है कि नोड्स के बीच में डिस्टेंस है या एंटी नोड नोड के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, ठीक है। तो ये आप डायग्राम के अंदर देख भी सकते हैं, ये पूरी एक वेवलेंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नोड के बीच में डिस्टेंस होगा ना वो हमेशा λ/2 होगा, ठीक है। डायग्राम को अगर आप थोड़ा और करें तो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पूरी वेवलेंथ का हाफ होता है, लेकिन जो नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस है, एडजेसेंट नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा λ/4 होता है, वो हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने गौर करना है कि जो डिस्टेंस पूछा हुआ है नोड के पीछे दो नोड्स के दरमियान में पूछा हुआ है या फिर एक नोड और दूसरा एंटी नोड, एडजेसेंट नोड और एंटी नोड के बीच में पूछा हुआ है। तो ये चीज आपने जरा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्योंकि नोड्स के दरमियान में पूछा हुआ है इसलिए λ/2 हो जाएगा, तो जो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 0.25 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन डी। आई गेस ये लास्ट एमसीक्यू है। एन एयर कॉलम दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क यूज्ड इज 329.6 हर्ट्ज। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एयर कॉलम प्रोड्यूसिंग द रेजोनेंस इज 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर इस्तेमाल हुआ है और द स्पीड ऑफ द साउंड मस्ट बी, स्पीड आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये क्योंकि एक क्लोज्ड पाइप है, ठीक है, क्लोज्ड एयर पाइप है, तो उसके लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/4 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि बताया नहीं हुआ कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए मेरे ख्याल से हम लोग f1 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो f1 के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो f1 इज इक्वल टू v/4 लैम्डा। तो आपके पास v एक साइड पे ले जाएंगे और 4l और f1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 3.3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी।
तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 3.3 into 10^2 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, ये लास्ट एमसीक्यू ये वाला है। द इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑब्जर्व थ्रू अ पोलराइजर ए इज इंक्रीज, बी इज डिक्रीज, सी इज ऑलवेज जीरो, डी रिमेन्स अनचेंज। तो देखें आप जो भी आप बीम को गुजारेंगे एक पोलराइजर से, ठीक है, पोलराइजर का बेसिक फंक्शन ही यही होता है कि वो जो है पोलराइज कर देती है लाइट को, और इन डूइंग सो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाफ हो जाती है, ठीक है, हाफ हो जाती है। इसलिए यहाँ पे इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा इस डिक्रीज, हाफ होने का मतलब है कम हो गई है, ठीक है। तो इस डिक्रीज, इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा बी, जो कि इस डिक्रीज। So that's all from my side, and अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।